नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। देखो दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। तो आज जो हम अध्याय लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं सतह के वैकल्पिक केंद्र। देखो दोस्तों, याद रखिएगा, आपको मालूम होगा जैसे हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, ठीक है। तो उस अध्याय यानी उस बुक का अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों, सतह के वैकल्पिक केंद्र। तो इस अध्याय के मैं आज आपको नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा दोस्तों, यानी नोट्स। अब देखो दोस्तों, नाम तो आसान है नोट्स, लेकिन टाइम बहुत लगता है दोस्तों। मुझे 4 दिन हो गए दोस्तों, 4 दिन इस पार्ट के नोट्स बनाते हुए। याद रखिएगा, पूरी बुक को पढ़कर मैंने ये नोट्स बनाए हैं और आपके लिए ये वरदान साबित होने वाले हैं। आप इन नोट्सों को अच्छे से लिखे कॉपी के अंदर और आराम से इनको बार बार पढ़ें, ठीक है। पहले आपको बुक जो जैसे अपना अध्याय जो किताब में दे रखा है सतह के वैकल्पिक के अंदर, इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है किताब को। फिर वापस मेरे नोट्स समझोगे तो दोस्तों अपने आप 100% आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी मैंने किताब में 4 दिन लग गए मुझे ये नोट्स बनाते हुए, तो आपको अच्छे से नोट करना है दोस्तों। मुझे भी इतनी मेहनत लगी, तो आप हमारे लिए इतना सा काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, कि भाई जो आज का वीडियो ये बनाया जा रहा है ये आपको कैसा लगा, आपके लिए कैसा साबित हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी मैंने ये समकालीन विश्व में राजनीति इस बुक के पूरे बुक को मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। पूरी बुक के नोट्स मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, आप जाकर जरूर देखें। तो आज हम देखते हैं जल्दीबाजी में, मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा दोस्तों, इनको विस्तार से समझाने का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं, ठीक है। तो सतह के वैकल्पिक केंद्र में आप सबसे पहले देखेंगे जैसे प्रमुख इसमें जो पॉइंट है वो दिए गए हैं। जैसे ये प्रमुख आपको पढ़ने हैं कि जैसे सोवियत संघ का पतन हो गया 25 दिसंबर 1991 को, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो ये प्रमुख देखो, 2 प्रमुख क्या केंद्र थे, कौन से विकल्प थे, ये प्रमुख दे रखा है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये आराम से आप कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। देखो यूरोपीय संघ, ठीक है, आसियान और यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आसियान के बारे में देखते हैं। तो आसियान यूरोपीय संघ के बारे में देखते हैं। तो यूरोपीय संघ के बारे में ये प्रमुख पॉइंट आपको याद करने हैं कि भाई यूरोपीय संघ जो है वो क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में जो ये बातें प्रमुख नजर आ रही है आपको, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों, ये प्रमुख देख सकते हैं यूरोपीय संघ की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं यूरोपीय संघ। तो बिल्कुल मैंने आसान भाषा में लिखा है दोस्तों, आप अच्छे से पढ़ पढ़ कर याद कर सकते हैं और वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं, कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब टाइम तो लगता है दोस्तों नोट्स बनाने में, ठीक है। तो पहले इस प्रकार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं इसका अगला पेज। मैं सिर्फ आपको देखो समझाने का वीडियो अलग से बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पहले नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अब देखते हैं, हम पेज नंबर चलते हैं अपने दूसरे पेज नंबर पर। दूसरा पेज हमारा आया हुआ है, यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक रोक कर आपको आराम से लिखना है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्शल योजना, कि भी जो ये मार्शल योजना है ये क्या थी, ठीक है। इसके बारे में आप क्या जानते हो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्शल योजना अच्छे से याद करना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। तो मार्शल योजना किसे कहते हैं, क्या है, तो इसके बारे में ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं। शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो ये प्रमुख देख सकते हैं। और यूरोपीय संघ के गठन की प्रमुख घटित घटनाएं कौन कौन सी हैं, वो घटनाएं आपको यह प्रमुख याद करनी है। जैसे मैंने वैसे किताब में तो बहुत सारी दे रखी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बार बार परीक्षा में इन्हीं में से पूछी जाती है ये प्रमुख, ठीक है। तो ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा घटनाएं नहीं है, 7-8 घटनाएं जो है आपको लिखी हुई है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1990 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, 1994 में। तो ये प्रमुख आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये नोट कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। फिर हम देखते हैं आगे। तो देखो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, समझाने का वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। नहीं हाँ, अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे है भाई हमारा यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताएं, कि भाई जो यूरोपीय संघ है इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है। तो यूरोपीय संघ की विशेषता देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं में ये प्रमुख पॉइंट आप लिख सकते हैं, जिसे आराम से नोट करके, ठीक है। नहीं ये देखो, मैं आराम से थोड़ा वीडियो भी आराम रोक रोक से आराम लिख सकते हैं, रोक रोक कर धीरे धीरे आराम से, ठीक है। नहीं तो ये प्रमुख पॉइंट जो दे रखे हैं आप देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। समझाने का वीडियो मैं बना दूंगा दोस्तों अलग से, लेकिन सिर्फ ये नोट्स जो है वो आपको पहले उपलब्ध करवा दूँ, ठीक है। यूरोपीय संघ की विशेषता हो गई। इसके बाद है यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां। जैसे अब हमने देखी विशेषता देख ली भाई कि प्रमुख विशेषता ये थी, ठीक है, यूरोपीय संघ की। अब देख लेते हैं इनमें कमियां क्या क्या थी।
अब विशेषता, जब इनके विशेषता के बारे में हमने देखी तो अब इनकी कमियां भी कुछ न तो कुछ होगी भाई, ठीक है। तारीफें तो हमने देख ली, तारीफें यूरोपीय संघ की क्या क्या तारीफें हो सकती है, वो तारीफें विशेषता हमने देख ली, लेकिन अब कमियां भी है इसमें। तो इसमें क्या क्या कमियां हैं वो आप देख सकते हैं, ये प्रमुख, ठीक है नहीं। ये प्रमुख देखो आराम से लिख रखा है, समझ में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल किताबी भाषा को छोड़कर अपनी भाषा में लिख रखा है। इसके बाद है आसियान। जैसे अभी हमने यूरोपीय संघ के बारे में बात की कि यूरोपीय संघ से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, यानी यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ की विशेषता क्या क्या है, इसमें क्या क्या कमियां थी, वो अभी हमने देखी हैं। अब देख लीजिए आसियान के बारे में। तो आसियान के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये क्या है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कितने देश इसमें शामिल हैं। तो ये नोट कर सकते हैं आसियान के बारे में, ठीक है नहीं। वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। ये प्रमुख पॉइंट, इसका पूरा नाम क्या है ये भी पूछा जाता है बार बार, 5वां पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। देखो आगे बात करते हैं, तो आगे हैं आसियान के प्रमुख उद्देश्य पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो वो नोट करने हैं आपको। अब जैसे आसियान के प्रमुख उद्देश्य, अब आसियान के उद्देश्य में ये प्रमुख पॉइंट 5 या 4 प्रकार लिखा है मैंने, 5 पॉइंट लिखे हैं, ये आपको नोट करने, 4 पॉइंट है, ठीक है नहीं। आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, देखो वीडियो को रोक रोक कर आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आसियान शैली जो है ये क्या है, आसियान शैली, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, तो आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना है, उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो नोट करना है आपको। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे बात करते हैं। तो आगे देखो आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, 3 स्तंभों के बारे में प्रमुख जानकारी भी लिखी हुई है, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि जो आसियान है इसके प्रमुख 3 स्तंभ कौन कौन से और इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या क्या है। तो 3 स्तंभ है ये प्रमुख, आप देख सकते हैं। आसियान क्या है, आसियान सुरक्षा समुदाय हैं, आर्थिक समुदाय हैं, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय हैं। तो ये प्रमुख पॉइंट जैसे इनको एक्सप्लेन किया गया है आर्थिक सुरक्षा समुदाय के बारे में, ये प्रमुख लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं कि आसियान सुरक्षा समुदाय का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा करना, आपस में सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना, ये प्रमुख पॉइंट आपको नोट करने हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं आसियान आर्थिक समुदाय, तो इसमें ये प्रमुख है, जैसे साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विवाद को सुलझाना। इसके बाद है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, तो ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हुए हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे जो है वो है आसियान विजन 2020। ये भी बार बार पूछा जाता है कि आसियान विजन 2020 के बारे में आप क्या समझते हैं, या फिर आसियान विजन 2020 क्या है। एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, आसियान विजन 2020 क्या है। तो बिल्कुल देखो सरल भाषा में नोट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल आपको यानी 2-3 बार पढ़ लेना है अध्याय को, चैप्टर को, और इन नोट्सों को पढ़ लेना दोस्तों। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि इनसे एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आएगा, 100% मेरा दावा है, ठीक है नहीं। एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरे नोट्सों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% है, इन्हीं में से आएंगे। तो ये आसियान विजन 2020 हो गया, ठीक है। इसके प्रमुख ये पॉइंट दिए गए हैं, वो आपको अच्छे से नोट करना। वाली बात आगे नोट कर सकते हैं, जैसे भारत ने 1991 में लू की नीति अपनाई, 2014 में एक्ट नीति अपनाई, बिल्कुल आराम से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इन नोट्सों को पढ़कर आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर। मैं एक चैप्टर के नहीं करवा रहा हूँ, पूरी बुक के करवा रहा हूँ मैं दोस्तों, याद रखिएगा। समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक को मैंने पूरी करवा दी है दोस्तों, पूरे नोट्स मैंने करवा दिए हैं, याद रखना, ठीक है। ये आखिरी चैप्टर था दोस्तों हमारा, जो मैं आज सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला, तो इसको भी मैंने करवा दिया। सभी नोट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से, आप सरल भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है नहीं। तो आगे बात करते हैं, तो आगे देख सकते हैं ये प्रमुख चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, यानी किस प्रकार चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ, उससे संबंधित जो पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान आप लिख सकते हैं कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे क्या उभरी, तो इसके पॉइंट जो है आपको इस प्रकार से लिखने हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रमुख पॉइंट आपको लिखने हैं, नोट करने हैं, आराम से वीडियो को रोक रोक कर भी आराम से लिख सकते हैं आप, ठीक है, धीरे धीरे। इसके बाद 1950 के दशक में चीन की व्यवस्था, मतलब कि 1950 के दशक में चीन यानी कैसा था, उसके प्रमुख जो विशेषता है, व्यवस्था जो है वो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो ये प्रमुख देखो लिख सकते हैं आराम से वीडियो को रोककर, और भी विशेषता दे रखी है इसके आगे देख सकते हैं, ये प्रमुख लिखी हुई है। जैसे
ये नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रमुख दे रखा है और यहाँ पर देखो नोट करने वाली बातें भी लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। 1973 में प्रधानमंत्री था एक चाउ, ठीक है, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। वो 4 प्रस्ताव थे, एक तो कृषि, सेना, उद्योग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है नी। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये देख सकते हैं। सबसे पहले कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, एग्जाम में आपको पॉइंट बनाते हुए चलना। जैसे मैंने यहाँ पर ये तीर का निशान लगाया है, आपको नहीं लगाना, आपको सिर्फ कॉपी के अंदर नोट्स बनाए थे तब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 इस प्रकार से करने हैं, ठीक है। 5वां 6वां इस प्रकार से पॉइंट बनाते हुए चलना है। चीन ने 2001 में WHO में शामिल हो गया। जो चीन है 2001 के अंदर दोस्तों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में ये शामिल हो गया, ठीक है नी। तो ये प्रमुख आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। अब दे रखा है यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो चीन के साथ भारत के संबंध। ये देखो चीन के साथ जो है वो भारत के कैसे क्या संबंध है वो आपको लिखना है। चीन के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है या कैसे क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। वैसे चीन और भारत के साथ संबंध तो अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी लिखे हुए जैसे पहले अच्छे थे, लेकिन फिर 1962 में युद्ध होता है। आप देख सकते हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा भाई कैसे चीन और भारत के संबंध थे, ठीक है नी। पॉइंट बना बना कर लिखे हुए आराम से आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सरल। अगर आप नोट्स बनाने बैठते किताब लेकर तो बहुत टाइम लगता दोस्तों। मुझे चार दिन लग गए। मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ इनको पढ़ पढ़ कर आराम से। हाँ, इसके बाद है पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता के बारे में ये प्रमुख पॉइंट लिखे हुए हैं। पंचशील समझौता क्या है, कब हुआ है, देखो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत और चीन के बीच हुआ ये 28 अप्रैल 1954 को। अब देखो इनसे ये क्या है समझौता, तो इसमें देखो 5 बातें जो है वो लिखी गई हैं। जैसे पंचशील को मतलब 5 बातें। अब 5 बातें देखो, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना, प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना, ठीक है, समानता और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व। तो ये प्रमुख दे रखी विशेषता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे भारत ने क्या किया, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण ले ली थी दलाई लामा ने। तो इससे चीन जो है वो नाराज़ हो गया भाई कि जो है तिब्बत के धर्मगुरु को यानी शरण क्यों दी। तो इससे प्रमुख मैं समझा दूंगा, इसका वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये सिर्फ नोट्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। भारत और चीन के सहयोग के क्षेत्र, यानी भारत और चीन के सहयोग के प्रमुख जो क्षेत्र है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो ये प्रमुख पॉइंट आपको याद करने हैं। देखो भारत और चीन के सहयोग के क्षेत्र, तो ये प्रमुख क्षेत्र जो है वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो पॉइंट बना बना कर लिखे हुए हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा वीडियो को रोक रोक कर। तो भारत चीन के सहयोग के क्षेत्र भी हो गए और ये हमारा आखिरी चैप्टर ही था दोस्तों, बिल्कुल। तो आज का जो है आपको जो वीडियो है कैसा लगा एक बार सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि भाई नोट्स आपको पसंद आए नहीं आए, ठीक है नहीं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इन्हीं में से पर्सन जो है वो आएंगे, ठीक है नहीं। पूरा दावा ठोक कर कहता हूँ कि इन्हीं में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आपको इनको अच्छे से नोट करना है। बिल्कुल दोस्तों, वापस नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।